हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन एनसीईटी 2026 टीचिंग एप्टीट्यूड के न्यू सिलेबस की यूनिट नंबर 1 का लास्ट टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। आपको एक बार सिलेबस दिखा देती हूँ। ये सभी टॉपिक्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और ये लास्ट टॉपिक दिख रहा है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ये आज हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेड कोर्स हमारी ऐप पर चल रहा है, वहाँ पर हमने यूनिट 4 तक कंप्लीट कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी, मैम आप क्या पूरा वाईटी पर पढ़ाने वाली हैं ये कोर्स? तो मैंने आप सभी लोगों को पहली ही क्लास में कहा था कि यूनिट 1 में बहुत अच्छे तरीके से वाईटी पर पढ़ाने वाली हूँ। आज लास्ट क्लास है वाईटी पर, टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी क्लास। इसके नोट्स, कंप्लीट नोट्स टीचिंग एप्टीट्यूड के टेलीग्राम चैनल पर देने वाली हूँ। आगे क्या है, आगे अब यूनिट 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, तो पहले तो मैं यूनिट 1 को ही एमसीक्यूज के फॉर्मेट में कंप्लीट करवाऊंगी। हम देखें कि हमने जो कुछ सीखा है आपको कितना पता चला, उससे किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और फिर हर एक यूनिट से हम लोग मॉक टेस्ट करने वाले हैं वाईटी पर। ओके, पर कंप्लीट थ्योरी मैं जो है ऐप पर पढ़ाने वाली हूँ। ओके, सो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अगर आप एनसीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल को फॉर द अपडेट्स एंड स्टडी मटेरियल आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का देखो जो टॉपिक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही जनरल टेस्ट में जो जीके सेक्शन है उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने इस सेशन को। सबसे पहले मैं अमेंडमेंट्स पढ़ाऊंगी आपको। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? संशोधन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक सुविधा यह है कि अगर किसी चीज में हमें कोई समस्या समझ में आ रही है, उसकी किसी पार्ट में हमें आर्टिकल में अगर हमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो हम सहमति से उसमें संशोधन कर सकते हैं। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है अमेंडमेंट। ठीक है, तो ऐसे शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं या शिक्षा से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, वो सभी कुछ हमें यहाँ पर पढ़ना है। छोटा ही सेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो सबसे पहली चीज बच्चों याद रखना, 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संशोधन अधिनियम 2002। ये जो है आप राइट टू एजुकेशन का नाम जानते हैं ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा अमेंडमेंट? 86th अमेंडमेंट के कारण राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009। और ये 2009 इम्प्लीमेंट, देखो एक्ट तो बना दिया पर चालू कब हुआ? चालू हुआ था 2010 में। ठीक है, पर एक्ट कब आया है? 2009 में आया है। बहुत अच्छी बात है। ऐसा क्या कर दिया इस 86th अमेंडमेंट में कि ये नया एक्ट आ गया? देखो, 86th अमेंडमेंट में 3 मेजर चेंज हुए, जो कि राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट, देखो राइट टू एजुकेशन एक्ट को आरटीई एक्ट भी कहते हैं, आरटीई एक्ट 2009। ठीक है, तो ऐसा क्या चेंज कर दिया? अमेंडमेंट 86th अमेंडमेंट में 3 चेंजेस हुए। सबसे पहला चेंज था आर्टिकल 21A का ऐड होना। दूसरा चेंज था आर्टिकल 45 रिवाइज होना, और फिर आर्टिकल 51A के का ऐड होना। ठीक है, ये 3 चेंजेस मिल करके किस में रिजल्ट, क्या रिजल्ट देते हैं? आरटीई एक्ट 2009। तो क्या चेंज हुए देखो जरा। इट इज द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट इन इंडियन एजुकेशन। इट एस्टेब्लिश एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। इसी अमेंडमेंट ने एजुकेशन को इंडिया में फंडामेंटल राइट बना दिया, 2009 एक्ट। ठीक है, चेंजेस क्या हुए? सबसे पहला आर्टिकल 21A, इसने क्या कर दिया? आर्टिकल 21A ये कह रहा है कि मैंडेटरी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14। पहला बदलाव आर्टिकल 21A में ये कहा गया कि बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी।
दूसरा इन्होंने आर्टिकल 45 को रिवाइज करके क्या कहा, द स्टेट शैल इंडेवर टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। कह रहे हैं कि राज्य के सभी बच्चे जो कि 6 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, उनकी देखभाल की व्यवस्था राज्य करेगा। किसके अंतर्गत करेगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत करेगा। ठीक है, दूसरी चीज थी, तीसरा आर्टिकल 51A के ऐड किया गया 11th फंडामेंटल ड्यूटी फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड वर्ल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14। ये आर्टिकल 51A के ने ये कहा कि हर एक पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन दे। ये उनकी फंडामेंटल ड्यूटी है, पेरेंट की ड्यूटी है कि अगर उनका बच्चा 6 से 14 साल के बीच का है तो उसको शिक्षा दे, शिक्षा अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। ओके, तो ये 3 चीजें याद रहेगी, मुझे लगता है याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर है अमेंडमेंट। नेक्स्ट अमेंडमेंट देखो, पहला अमेंडमेंट पढ़ लिया 86th अमेंडमेंट जिससे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया। अब है 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में आया था। ये कब आया था, 2002 में आया था, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूँ। 86th अमेंडमेंट 2002 में आया था। ये सारी चीजें हो करके एक्ट बनने में 2009 लग गया और इम्प्लीमेंट हुआ 2010 में। ठीक है, चलो, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 क्या कह रहा है ये, दिस अमेंडमेंट मूव एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री 25। मैं पिछले कुछ सेशन से कह रही हूँ कि एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का पार्ट है ना। हमारे देश में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उनको 3 लिस्ट में लिखा गया है। एक लिस्ट है जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे कि बॉर्डर्स की सुरक्षा करना, नेवी, सेना, है ना, ये सारी चीजें उसमें है। फिर स्टेट लिस्ट में कुछ जो स्टेट से पुलिस ये सारी चीजें है ना, पुलिस और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, स्टेट की। बट कुछ चीजें ऐसी है जो दोनों के ही तालमेल से चलेंगी, तो उन्हें हमने थर्ड लिस्ट में रखा है जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। और एजुकेशन पहले स्टेट लिस्ट में था, वहां से उठा करके इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया एंट्री नंबर 25 पर। इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन पर दोनों का ही अधिकार है, स्टेट का भी है और सेंट्रल का भी है। ठीक है, उसके बाद ये 2 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, अनुच्छेद की बात करें हम, फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आर्टिकल नंबर 15(3), इनेबल द स्टेट टू मेक अ स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। आर्टिकल नंबर 15(3) कहता है कि कोई भी राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष अधिकार, विशेष प्रावधान लेकर के आ सकता है। उनके लिए स्कूल खोल सकता है, उनके लिए कॉलेजेस खोल सकता है, मतलब उन्हें फैसिलिटी दे सकता है, उन्हें रिजर्वेशन दे सकता है, ये सारी चीजें। आर्टिकल नंबर 21A, राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, वो अभी हम बात कर ही चुके, ठीक है ना, शिक्षा के रूप में एक मौलिक अधिकार। आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल नंबर 28 कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता देता है कि हाँ, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अपने स्कूल में दे सकते हो। ये आजादी कौन देता है, आर्टिकल 28। फिर आर्टिकल 29(1), प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल नंबर 29A बोलता है अल्पसंख्यकों की लिपि, भाषा और संस्कृति का संरक्षण किया जा सकता है। तो उस बेसिस पर भी स्कूल्स होते हैं जो ये सारे काम करते हैं। ऐसे ही आर्टिकल नंबर 29(2), नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, into the state aided institution based on religion, race and caste or language। कोई भी ऐसा संस्थान
है ना, जो राज्य की सहायता से, स्टेट मतलब गवर्नमेंट की सहायता से चल रहा है, वो धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर एडमिशन देने में भेदभाव नहीं करेगा। Okay, then article number 30, that is also very important. Minority, right of minority, linguistic and religious to establish and administer educational institute. अल्पसंख्यक अपनी भाषा और अपने धर्म के शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, इसीलिए मिशनरी स्कूल्स चलते हैं, इसीलिए इस्लामिक स्कूल्स चलते हैं, बुद्धिज्म स्कूल्स चलते हैं, जैनिज्म के स्कूल चलते हैं। क्यों चलते हैं? बिकॉज ऑफ आर्टिकल 30 वो बोलता है कि माइनॉरिटीज अपने स्कूल्स इस्टेब्लिश कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखो कुछ आर्टिकल, जैसे मैंने आर्टिकल नंबर 45 के बारे में बात की थी ऊपर, वो अमेंडमेंट के आधार पर के 3 चेंज हुए थे उसमें। यहाँ पर देखो, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर रिपीट हुआ। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का प्रावधान है, वही का वही है, कुछ नया नहीं है। आर्टिकल 46, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन, शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 46 है। उसके बाद आर्टिकल 350A, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल डायरेक्टिव्स में है, ये विशेष निर्देश में है। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप, भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। मतलब कि अल्पसंख्यक को अगर आप पढ़ा रहे हो और वो लिंग्विस्टिक हैं, तो उन्हीं की भाषा में ही आपको पढ़ाना है। 351 आर्टिकल, डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज, ये हिंदी लैंग्वेज के स्प्रेड के लिए, विस्तार और विकास के लिए आर्टिकल नंबर 351 है। कुछ और अधिकार है, 2 और है। आर्टिकल नंबर 29, प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट एंड कल्चर, जो अभी बात की थी हमने। और आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो वहां पर, इसको चार्टर ऑफ माइनॉरिटी राइट भी कहा जाता है ना। कोई भी संस्थान अपना खुद का स्कूल स्थापित कर सकता है। ये अलग अलग मैंने बार बार कुछ रिपीट क्यों किया है? क्योंकि अलग अलग सेक्शन में आते हैं। एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटी में आएगा, ये स्पेशल डायरेक्टिव्स में आता है, इसलिए यहाँ पर रिपीट हुआ। क्योंकि ये आर्टिकल्स में आते हैं, इसलिए आर्टिकल्स में लिया। ऊपर मैंने अमेंडमेंट की बात की थी, अमेंडमेंट आर्टिकल्स में ही होंगे ना, ठीक है, इसलिए अमेंडमेंट 2 बता दिए, फिर आर्टिकल बता दिए, तो इसलिए कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो हाल फिलहाल तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि आप टेबल देख सकते हैं, प्राइमरी राइट्स 21A और 45, इक्वालिटी की बात ये सब करते हैं, माइनॉरिटी के लिए ये वाले हैं, लैंग्वेज के लिए ये 343 और 351, ये अपना 351 हिंदी वाला, सोशल जस्टिस के लिए 15(4) एंड 46। ठीक, तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 होती है कंप्लीट, और नेक्स्ट सेशन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना MCQ प्रैक्टिस, या कह लें मॉक टेस्ट ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।